हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, दैट इज़ कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले हमें देखना होगा एक कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या है। तो परम्यूटेशन का मतलब आपको पता है, आपने बहुत सारे एक्सरसाइज भी सॉल्व किए हैं। पर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? तो कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। और मैं ये ब्रैकेट में लिखूंगा आफ्टर सिलेक्शन ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? सिलेक्शन। तो आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हुए होंगे, से आपके पास n ऑब्जेक्ट्स दिए हैं और n में से आपको r ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने हैं। तो आप कितनी तरह n में से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपको देखना है। ठीक है, और जब आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद ऑब्जेक्ट्स की ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये बात हमें अच्छी तरह समझनी है। सिलेक्शन के बाद ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है देखते हैं। तो अगर यहाँ पे रेड बॉल है, फिर ब्राउन बॉल है और पर्पल बॉल है, ऐसे। अब यहाँ पे आपको कितने ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं? 3 ऑब्जेक्ट्स। तो n क्या है यहाँ पर? 3। ठीक है, n है 3। अब हम क्या करेंगे, इस 3 ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करेंगे। और ये करने के कितने तरीके हैं उसको हमें जानना है। तो अगर पहले मैं ये रेड बॉल लेता हूँ और ब्राउन बॉल, तो ऐसा 2 ऑब्जेक्ट्स हमें मिलेगा। या फिर मैं रेड बॉल लेता हूँ और फिर पर्पल बॉल, या फिर ब्राउन बॉल और पर्पल बॉल। ठीक है, तो 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने के इतने ही तरीके हैं, 3 तरीके। ठीक है, इसके आगे और कोई तरीका नहीं है 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का। ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हो कितने सिलेक्शंस है, 1 2 3। तो 3 सिलेक्शंस होंगे। तो ये क्या है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पेयर को आप देखो, रेड और ब्राउन। अब यहाँ पे तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, हम पहले ब्राउन सिलेक्ट कर सकते थे, बाद में रेड। ठीक है, तो भी वो सिलेक्शन जो है वो सेम है। अगर परम्यूटेशन होता तो हम वो भी काउंट करते। ठीक है, पहले ब्राउन और बाद में रेड। तो पर यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आया? तो यही वो बात है, ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर ये आप देखें, पहले हमने रेड बॉल सिलेक्ट किया, फिर बाद में पर्पल। तो पहले हम पर्पल कर सकते थे, बाद में रेड, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स हमें सिलेक्ट करने हैं, ऑर्डर यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं। या फिर ब्राउन और पर्पल, यहाँ पे हम पर्पल या ब्राउन भी कर सकते थे। ठीक है, तो कितने डिस्टिंक्ट सिलेक्शंस है या कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं? 3। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम कितने हैं? 3। ठीक है, तो ये
कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशंस का मेन फॉर्मूला है वो हम कैसे आता है वो देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास 4 शेप्स है, ठीक है, पहला है ट्रायंगल, फिर है स्क्वायर, फिर है सर्कल, और फिर है डायमंड या रोम्बस, ठीक है, पर इसको हम यहाँ पे डायमंड बोलेंगे। तो आपके पास क्या है, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल और डायमंड। तो यहाँ पे आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स है, तो n हम लेंगे 4, n इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, 4 में से 2 ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम लेंगे, तो हम r जो है 2 लेंगे। r का मतलब आपको परम्यूटेशंस में पता है, r का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट ए टाइम, ठीक है, एक साथ जो आप दिए हुए ऑब्जेक्ट से कितने ऑब्जेक्ट्स लेते हैं वो है r। तो यहाँ पे हम r लेंगे 2, r इक्वल टू 2। तो अगर आप अब इन 4 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट्स एक बार में सिलेक्ट करो तो आपके पास कितने सिलेक्शंस होंगे, देखते हैं। ट्रायंगल और स्क्वायर ये एक है, फिर ट्रायंगल और सर्कल ये एक है, या फिर ट्रायंगल आप सिलेक्ट कर रहे हो और बाद में डायमंड, ठीक है। या तो फिर आपके पास कौन सा चॉइस है सिलेक्ट करने का, स्क्वायर, सर्कल, या फिर स्क्वायर और डायमंड, ठीक है, स्क्वायर और डायमंड, या फिर सर्कल और डायमंड। ये तो इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशंस है नहीं, ये ही 6 आपके पास कॉम्बिनेशंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ कितने ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास, 4 ऑब्जेक्ट्स या 4 शेप्स यहाँ पर हम लिख लेंगे, टेकन 2 एट अ टाइम। वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6, ठीक है। अब पहले तो हमें नोटेशन के बारे में अब जानना होगा। आपको तो नंबर मिल गया, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 शेप्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो परम्यूटेशन में आपको पता है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 4 शेप्स टेकन 2 एट अ टाइम क्या होगा, 4p2, वो आपको पता है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4c2। तो 4c2 का मतलब क्या है, 4c2 का मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 शेप्स या 4 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है। तो ये नोटेशन है 4c2। तो यहाँ पर अब हम फॉर्मूले निकालने की ओर जाएंगे। तो 4c2 यहाँ पे है, हमको मिल गया है। अब अगर इन 4 ऑब्जेक्ट्स में से आप 2 ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो, अब आप अगर इसका परम्यूटेशन देखो तो वो क्या होगा। तो अगर आप इसका परम्यूटेशन देखो तो उसका मतलब है हमें अब ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर तो ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं थी और हमको क्या मिल गया, कितने कॉम्बिनेशंस थे, 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑर्डर को इम्पोर्टेंस देंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल और स्क्वायर है, या फिर स्क्वायर और ट्रायंगल, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ऑर्डर चेंज करके, ठीक है। अब ऑर्डर इम्पोर्टेंट है तो ये हम अलग अलग मानेंगे। अब ट्रायंगल फर्स्ट बाद में स्क्वायर, या फिर स्क्वायर फर्स्ट बाद में ट्रायंगल, तो ये 2 डिफरेंट
हम अब मानेंगे, क्योंकि हम अब क्या देख रहे हैं, परम्यूटेशंस। तो अब सर्कल या ट्राइंगल या डायमंड या ट्राइंगल, यहाँ पे सर्कल या स्क्वायर, डायमंड, फिर बाद में स्क्वायर, या फिर डायमंड पहले बाद में सर्कल। ठीक है, तो इतने परम्यूटेशंस होंगे। तो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 परम्यूटेशंस है जब आप दो ऑब्जेक्ट्स लोगे 4 में से। तो अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, अपने तो परम्यूटेशंस पढ़ा है, तो 4p2, ठीक है, उसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 4 shapes taken 2 at a time। ठीक है, तो आपको कितने आ गए हैं, 12, 12 आ गए थे, तो 12 यहाँ पे। ठीक है, पर अगर आप यहाँ पे ये जो 12 है वो आप इस तरह लिखो, मैं जो आपको बताऊंगा अब। तो कॉम्बिनेशंस कितने थे पहले, 6। ठीक है, 6 कॉम्बिनेशंस थे। तो 4c2, ठीक है, 4c2, और यहाँ पे ये आप अगर सिलेक्शन देखो, ट्राइंगल बाद में स्क्वायर है, इसका आप अरेंजमेंट देखो, तो एक्स्ट्रा कितना है, 1। तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स है, एक सिलेक्शन के। अगर आप एक सिलेक्शन कर रहे हो तो उसके कितने अरेंजमेंट्स है, 2। ठीक है, 2 अरेंजमेंट्स है। तो हर एक सिलेक्शन के लिए आपके पास 2 अरेंजमेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, 2। तो ये आप कैसे लिख सकते हो, 4c2, 2 का मतलब है 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल भी आप लिख सकते हो 2 को, क्योंकि 2 फैक्टोरियल क्या है, 2 टाइम्स 1। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। तो आप ये चेक करो, 6 है 4c2, 6 टाइम्स 2 कितना हुआ, 12। तो ये करेक्ट है ना। तो 4p2 इज इक्वल टू 4c2 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस का ये रिलेशन है। तो 4p2 इज इक्वल टू 4c2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, मतलब कि आप जितने ऑब्जेक्ट्स लेते हो एक बार में, उसका फैक्टोरियल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जो कि इस एग्जांपल में 2 है। तो 4p2 इज इक्वल टू 4c2 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा आता है, समझ में आया। तो ये रिलेशन है परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस का। तो अगर हम 4p3 को लिख दें कॉम्बिनेशंस की टर्म्स में, तो कैसा एक्सप्रेशन होगा, 4c3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप चेक कर सकते हो इसी एग्जांपल को लेकर। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। 4p3 इज इक्वल टू 4c3 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, आप ये चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप अब जनरल वे में ये रिलेशन लिख दो, ठीक है, तो 4 क्या है, n, और 3 क्या है, r। तो npr इज इक्वल टू ncr मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और ये है थियरम नंबर 5। ठीक है, तो थियरम नंबर 5
अब हम लिखेंगे तो NPR इक्वल टू NCR मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टोरियल। ठीक है, ये कैसे आता है वो मैंने बता दिया आपको। तो अब तक हमने फॉर्मूला जो है वो नहीं निकाला है। ठीक है, हमको क्या करना है, फॉर्मूला जो NCR का है वो निकालना है। तो ये तो आपको मिल गया है, इस इक्वेशन से ही हम फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो NPR इज इक्वल टू NCR मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टोरियल। तो यहाँ से आपको क्या आएगा, NPR, ये जो R फैक्टोरियल है वो हम इस डिनोमिनेटर में डाल सकते हैं, इक्वल टू NCR। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, NCR इक्वल टू NPR डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल। सिर्फ मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, NCR पहले लिख रहा हूँ और ये बाद में। ठीक है, तो NCR क्या हो जाएगा, इक्वल टू NPR का डेफिनेशन तो आपको पता है, डेफिनेशन या फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस R फैक्टोरियल द होल डिवाइडेड बाय ये R फैक्टोरियल। ठीक है, ये है फॉर्मूला फॉर NPR, फिर डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल आ जाएगा। तो NCR क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो R फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो बस सिंपल है, ये है a बाई बी, ठीक है, द होल डिवाइडेड बाय c। ठीक है, ऐसा ये फॉर्म है। तो ये क्या होगा, a बाई बी द होल डिवाइडेड बाय c बाई 1। तो क्या हो जाएगा, ये a बाई बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई सी, या फिर आप ये लिख सकते हो a डिवाइडेड बाय सी बी। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस R फैक्टोरियल। तो ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपको जो आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे 7.4 उसमें बार बार ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो अब हम कुछ रिमार्क्स देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो जो रिमार्क्स है वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, तो रिमार्क्स, अब फर्स्ट रिमार्क जो है वो है NCN, तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है NCR का, फॉर्मूला ये है। अब हम R जो है वो n लेंगे यहाँ पे, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल जो है वो होगा n फैक्टोरियल, क्योंकि R n है, मल्टीप्लाइड बाय n माइनस n फैक्टोरियल, ऐसे आ जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस n इज 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो फिर यहाँ पे n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। तो वो है 1 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल आपको पता है 0 फैक्टोरियल इज 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा जो कि 1 है। ठीक है, तो NCN क्या है, 1, NCN इज इक्वल टू 1। तो ये था फर्स्ट रिमार्क। अब हम बढ़ेंगे सेकेंड रिमार्क की ओर। तो सेकेंड रिमार्क है NC0 की वैल्यू
फाइंड करना। तो NC0 का मतलब क्या है पहले हम देखेंगे। तो NCN दैट इज NC0 दैट इज number of combinations of n different objects taken nothing at a time। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन नथिंग एट अ टाइम। तो आप n ऑब्जेक्ट्स जो आपको दिए हुए हैं उससे आप कुछ नहीं ले रहे हो। ठीक है, वैसे का वैसा आप रख रहे हो। ठीक है, तो अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से रीड करो तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन नथिंग एट अ टाइम, उसका मतलब आप n ऑब्जेक्ट्स जो दिए हुए हैं उससे आप कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप वैसे का वैसा रख रहे हो। तो ये करने का तरीका कितना होगा, तो एक ही तरीका है, एक ही तरीके से आप n जो गिवन ऑब्जेक्ट्स है वो वही के वही रख सकते हो। ठीक है, एक ही तरीका है। कौन सा तरीका, आप वही का वही रखो जो ऑब्जेक्ट्स है वो। ठीक है, तो NC0 होगा 1। ठीक है, एक ही तरीका है। तो ये हो गया रिमार्क 2। अब हम रिमार्क 3 देखेंगे। तो रिमार्क 3 है NCR। अगर आप देखो तो NCR का NCN-R आप देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे NCN-R। तो बाय द फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशंस क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल है। ठीक है, अब r क्या है यहाँ पर, n-r फैक्टोरियल। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय n-r फैक्टोरियल है। तो n माइनस r फैक्टोरियल, पर r क्या है यहाँ पर, n-r, तो n-r आ जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, देखो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल है फॉर्मूला में NCR के। तो r फैक्टोरियल मतलब n-r फैक्टोरियल आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय बाद में क्या है n-r फैक्टोरियल। तो वहाँ क्या आ जाएगा, n-r क्या है, n-r। ठीक है, फैक्टोरियल। अब जो ब्रैकेट है वो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है उसमें 2 टर्म्स है, इसीलिए आपको ब्रैकेट डालना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n प्लस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्मूला को देखो तो वो क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये क्या है, n-r फैक्टोरियल, और n और माइनस n कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपको मिल गया है। पर अगर आप इसको NCR के फॉर्मूला में लिखो तो क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल में पहले लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, बाद में n-r फैक्टोरियल। ठीक है, ये आप मिक्सअप मत करो। ये है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n-r फैक्टोरियल। ठीक है, जस्ट मैंने ये r फैक्टोरियल है और n-r फैक्टोरियल है, उनकी ऑर्डर चेंज की है। ठीक है, और ये फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला क्या है, NCR। ठीक है, तो NCN-R इज इक्वल टू NCR। तो ये आप हमें मिल गया।
तो हमें क्या मिल गया, एन सी एन माइनस आर इज इक्वल टू एन सी आर। ठीक है, अब ये जो आर है वो उसकी रेंज भी आपको पता होनी चाहिए। तो आर कहाँ से कहाँ वेरी होता है, आर या तो 0 हो सकता है और कहाँ तक जा सकता है, एन तक। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जो आर है वो एन से ग्रेटर नहीं ले सकते। ठीक है, और यहाँ पर सारे जो नंबर्स है वो होल नंबर्स है। ठीक है ना, तो 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन और इक्वल टू एन। ठीक है, एन सी 0 भी आपको पता है, कहाँ से, रिमार्क 1 रिमार्क 2 से। ठीक है, तो आर 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला फॉर रिमार्क 3। अब हम रिमार्क 4 की ओर बढ़ेंगे। तो रिमार्क 4 क्या है, रिमार्क 4 है एन सी ए अगर इक्वल टू एन सी बी है। ठीक है, अगर एन सी ए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी, दिस इम्प्लाइज, मतलब ये अगर सेटिस्फाई होता है तो जो मैं लिखूंगा वो ट्रू होगा। ठीक है, तो इफ एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी, तो या तो ए और बी इक्वल है। ठीक है, या तो ए और बी इक्वल है, या फिर ए जो है वो इक्वल टू एन माइनस बी है। ठीक है, इफ एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी, मतलब एन सी ए अगर एन सी बी से इक्वल है तो उसका मतलब क्या है, या तो ऑब्वियसली ए और बी इक्वल है, या फिर ए इज इक्वल टू एन माइनस बी। तो ये कैसे आता है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो एन माइनस आर ए है, समझो। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है यहाँ पे। ये था रिमार्क 3 का फाइनल स्टेप। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला जो रिमार्क 3 का है वो हम लेंगे यहाँ पर। तो सेम कंडीशन है यहाँ पर। तो ए क्या है यहाँ पर, एन माइनस आर। ठीक है, और अगर आप ये लिख दो एन माइनस आर क्या है यहाँ पर, अगर इसको कंपेयर करो तो बी है। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, ए इज इक्वल टू एन माइनस बी। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो एग्जाम्पल अगर हम ले ले 11C, समझो 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, n इक्वल टू 11 ले रहे हैं, a इक्वल टू 5 ले रहे हैं, और b इज इक्वल टू 6 ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम अब कैलकुलेट करें NCA, उसका मतलब क्या है, 11C5। तो यहाँ पे होगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। फॉर्मूला में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला में यूज़ कर रहा हूँ। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 11 n माइनस a फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 11 माइनस 5 है 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी है वो हम कैसे लिख सकते हैं, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। तो ऑर्डर ऑफ 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और बाद में हम ये कैसे लिख सकते हैं, 11 फैक्टोरियल। ठीक है, 11 फैक्टोरियल फिर 6 फैक्टोरियल
और 5 फैक्टोरियल जो है वो हम कैसे लिखेंगे, 11 माइनस 6 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये क्या है, बाय द फॉर्मूला 11C6, ठीक है। तो 11C5 इज इक्वल टू 11C6 विच इज NCB। तो देखो ये जो कंडीशन है वो कब सेटिस्फाई होती है, या तो आप ऐसे लिख दो 11C5 इक्वल टू 11C5, ये तो ऑब्वियस है, दोनों इक्वल ही है, ठीक है ना, A और B इक्वल हो गए, वो ये कंडीशन है। या तो फिर सेकंड कंडीशन क्या है, ये कंडीशन जो मैंने अभी सॉल्व की है। तो 11C5 आपको क्या मिल गया, 11C6। क्यों ये मिलता है, क्योंकि अगर आप ये A और B को ऐड कर दो, ठीक है, A और B को अगर आप ऐड कर दो तो क्या मिल गया, 11 N मिलता है। तो अगर आप A और B ऐसे ले रहे हो जिसका सम N है, तो फिर क्या होगा, NCA विल बी इक्वल टू NCB, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है वो हम बोल सकते हैं A प्लस बी इक्वल टू N। तो A और B जब आप ऐड करोगे तो आपको N मिलना चाहिए। अगर आप ये माइनस भी यहाँ पर लेते हो तो ये इक्वेशन आपको मिलता है, ठीक है, A प्लस बी इक्वल टू N, ठीक है। तो और एक एग्जांपल हम लेंगे। अगर आपके पास 11C8 है तो ये क्या इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 11C3 को। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर ये जो नंबर है वो देखो 8, ठीक है। अब आप देखो कि कौन सा नंबर है जो आप 8 को जब ऐड करते हो तब टोटल 11 मिलता है, तो वो 3 है। तो 11C8 इज इक्वल टू 11C3, ठीक है, ऐसे मिलेगा आपको। या फिर आप ये भी कर सकते हो 11C, ये जो 11 है वो -8 कर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी एक मेथड है कौन से कॉम्बिनेशंस इक्वल है ये देखने का, ठीक है। तो 11C8 इज इक्वल टू 11C3, समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो ये है कॉन्सेप्ट रिमार्क 4 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट को, थियरम 6 की ओर। तो थियरम 6 क्या है, थियरम 6 कहता है कि NCR, ठीक है, प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR, ठीक है। ये फॉर्मूला है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो 12th के बाद, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही यूज़ होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो इस एक्सरसाइज 7.4 में तो यूज़ नहीं होगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम इस फॉर्मूला पे बेस्ड नहीं है, पर ये जो फॉर्मूला है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल देखेंगे, सॉल्व्ड एग्जांपल। तो सॉल्व्ड एग्जांपल अगर आप देखो यहाँ पे, तो एग्जांपल है a committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women, ठीक है। in how many ways can this be done। तो पहला क्वेश्चन ये है,
और हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वीमेन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कमिटी ऑफ 3 पर्सन्स फॉर्म करनी है और कितने पर्सन्स दिए हुए हैं, 2 मैन और 3 वुमेन। तो अगर आपको 3 लोग चूज करने हैं इन 5 में से, तो आप कैसे चूज कर सकते हो। यहाँ पे तो ये कंडीशन नहीं है कि वो जो 3 लोग हैं वो मैन है या वुमेन है, ठीक है, ये तो कंडीशन नहीं है। कंडीशन सिर्फ ये है कि आपको 3 लोग चूज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, इसका आप टोटल करो, 2 + 3 क्या होगा, 5। तो टोटल आपके पास कितने पर्सन है, 5, ठीक है, 5 लोग हैं आपके पास, उसमें से आपको सिर्फ 3 चूज करने हैं। तो ये तो सिंपल प्रॉब्लम हो गया फर्स्ट पार्ट का, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, क्योंकि कंडीशन तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मैन होना चाहिए या वीमन होना चाहिए। आप कौन से भी 3 लोग चूज कर सकते हो यहाँ पे। तो टोटल कितने आप देखो, 5, और 5 में से आपको 3 चूज करने हैं, तो 5C3 होगा आंसर पहले पार्ट का। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज 5C3। अगर आप कैलकुलेट करो तो आपको 10 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वीमेन। तो यहाँ पे अब कंडीशन है 1 मैन है और 2 वीमेन है, तो वो आप कैसे चूज कर सकते हो। अब कितने मैन ओरिजिनल दिए हुए थे, 2 मैन, ठीक है, 2 मैन है, तो इन 2 में से आपको एक चूज करना है, ठीक है। तो 2C1 पहला आ जाएगा, पहला कॉम्बिनेशन क्या है, 2C1, और बाद में आपको विमन चूज करने हैं। तो 2 विमन आपको 3 विमन में से सिलेक्ट करने हैं, तो वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, 3C2, क्योंकि आपको 3 विमन में से 2 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो 3C2, तो 3C2 सेकेंड कॉम्बिनेशन होगा। अब ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एक साथ हो रहा है, ठीक है, मतलब डिपेंडेंट है एक दूसरे की, ठीक है, एक दूसरे के साथ जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है वो डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, एंड ये कहाँ से आता है, बाय मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। तो 2 में से आप 1 मैन चूज कर रहे हो और 3 में से आप 2 विमन चूज कर रहे हो, तो इतने कॉम्बिनेशंस हो गए, और उन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो डिपेंडेंट है। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करो तो आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। तो ऐसे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है कॉम्बिनेशंस के। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।